Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of biology. Today we are going to discuss about components of homeostasis. जब लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इन चीज़ों की डेफिनेशन देख ली थी, थर्मो रेगुलेशन है बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन आपके पास बैलेंस है वाटर और सोल्यूट का, और एक्सक्रीशन जो है ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है इनका बैलेंस है विद इन अ बॉडी। फिर हमने इसके साथ हम लोगों ने जब कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर स्टडी किए थे तो इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टडी किया था, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली क्या है? कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, कंट्रोल सिस्टम एक्ट करता है इंटरनल इन्वायरमेंट पे, कंट्रोल सिस्टम एक्ट करता है इन इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम एक्ट करता है इन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट? बॉडी का जो बाहर वाला सिस्टम है लाइक एटमॉस्फेयर, इसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, और बॉडी का जो अंदर वाला सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर सेल के लिहाज से दो सिस्टम है, एक इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट और एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। जो बच्चों आपको येलो कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये सारे का सारा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, जबकि जो वाइट कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है आपको ये एक सेल है, और सेल के अंदर का इन्वायरमेंट कहलाता है इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। अब इस पे वर्क करता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है? जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं विद इन अ सेल, विद इन अ बॉडी, उनको एक टॉलरेबल रेंज के अंदर रखना कंट्रोल सिस्टम का काम है, और इस पे वर्क करते हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स। अब ये जो ऊपर एरो आपको नज़र आ रहा है, एरो से ऊपर है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इससे नीचे है ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट। अब अगर आप देखें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस है। इंटरनल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन को टॉलरेबल रेंज में लाना इजी है, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन है उनको या तो अल्लाह ताला एक रेंज में रख सकते हैं या फिर नेचर जिसको बेस्ट सिलेक्ट करती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर लेता है। तो जो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल सिस्टम पे काम करता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज़्म काम करता है विद इन अ बॉडी। हाउ? बाय द हेल्प ऑफ 3 यूनिट। नंबर 1 रिसेप्टर्स, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर, और नंबर 3 इफेक्टर। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ है बच्चों, रिसेप्टर के पास जो चीज़ लाई जाती है वो है स्टिमुलस, और स्टिमुलस क्या प्रोड्यूस करता है? चेंज। जैसा ही कोई, जैसे हीट का स्टिमुलस है, जैसे कोल्ड का स्टिमुलस है, जब किसी भी स्टिमुलस को प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है, तो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनपुट मिलती है। जैसे इनपुट मिलती है तो यहाँ से इंफॉर्मेशन एफेरेंट पाथवे को फॉलो करती है। एफेरेंट पाथवे को फॉलो नहीं करती बल्कि एफेरेंट पाथवे को फॉलो करती है। फिर पहले स्टिमुलस जनरेट हुआ, फिर रिसेप्टर्स ने उसको रिसीव किया, इनपुट मिली इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, रिसेप्टर ने रिसीव किया, फिर वो चले गए कंट्रोल सेंटर के पास। जैसे ही वो कंट्रोल सेंटर के पास गया, आइदर इन अ वे ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, आइदर इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसको आउटपुट मिलेगी। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ स्टिमुलस। जैसे स्टिमुलस की नेचर होगी, जैसे रिसेप्टर्स उसको सेंस करेंगे, ऐसे इनपुट कंट्रोल सेंटर के पास जाएगी और उसके इन्वर्स में आउटपुट जनरेट होगी। Information sent along the efferent pathway. Keep in your mind that जब
इनपुट जनरेट होती है तो एफेरेंट पाथवे यूज़ किया जाता है, बट जब आउटपुट जनरेट होती है तो इफेरेंट पाथवे फॉलो किया जाता है। और फिफ्थ एंड द लास्ट वन प्रोसेस यूनिट्स 3 हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर, ठीक है। लेकिन उसके प्रोसेस 5 पॉइंट्स में है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर फीड्स बैक टू इन्फ्लुएंस मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस एंड रिटर्न्स वेरिएबल टू हेमोस्टेसिस, ठीक। अब अगर इम्बैलेंस आ गया है एक हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है, वो हाइपर भी हो सकता है और हाइपो भी हो सकता है। अब ये चेंज इम्बैलेंस अगर बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है, तब भी ये मैकेनिज़्म फॉलो किया जाएगा, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। और अगर बहुत कम आया है तब भी इसको फॉलो किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास, वो ये एक की पॉइंट्स हैं जिनको दोबारा मैंने आपको दिखाया है। पीछे कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिनको आपने पढ़ा। अब चेंज अकर्स इन इंटरनल इन्वायरमेंट तो स्टिमुलस जनरेट हुआ, फिर रिसेप्टर्स ने कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर ने एक पॉइंट सेट कर दिया और इफेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ मसल्स और ग्लैंड उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। ये हमारे इंटरनल फॉर्म से, जबकि ये हमारे पास अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस भी आता है तो तब भी ये मैकेनिज़्म फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी फिंगर किसी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ के साथ लगाते हैं, किसी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ के साथ लगाते हैं तो फ़ौरन रिसेप्टर्स अपना काम करते हैं और आप पीछे खींच देते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्टिमुलस की। स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने रिसीव किया, कंट्रोल सेंटर ने उस पर काम किया और इफेक्टर्स ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। मसल्स और ग्लैंड्स, फॉर एग्जांपल आपने मूव करना है, ग्लैंड्स ने कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास हैं ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ इन्वायरमेंट हैं ऑन द बेसिक ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसमें आपके पास मेजर 3 फॉर्म्स हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट एंड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब एज यू नो कि ऑस्मो रेगुलेशन है ही वाटर और सोल्यूट का बैलेंस, तो हम विद रेफरेंस टू सोल्यूट एंड वाटर देखेंगे। नीचे आपके पास एक सेल शो किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको H2O लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वाइट पोर्शन है, वो आपके पास आउटसाइड द सेल है, जबकि जो रेड पोर्शन है आपके पास वो इनसाइड द सेल है, ठीक है। अगर सोल्यूट हायर होगा आउटसाइड, इट्स मीन दैट इन वाइट पोर्शन सोल्यूट इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी, ठीक है। तो हायर वाटर इज़ प्रेजेंट इनसाइड। अगर सोल्यूट बाहर की तरफ ज़्यादा है तो वाटर अंदर की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक। फिर होगा क्या, वाटर अब मूव करना शुरू कर देगा फ्रॉम हायर टूवर्ड्स लोअर, तो सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास जो सेकंड टाइप है वो है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में सोल्यूट की जो मिकदार है वो इक्वल होती है, इक्वल सोल्यूट एंड इक्वल वाटर, नो नेट मूवमेंट एंड द सेल इज नॉर्मल। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब अगर आप लोगों ने हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को याद कर लिया तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट आपके लिए समझना बहुत ईजी होगा। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर हायर सोल्यूट आउटसाइड था, जबकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर हायर सोल्यूट इनसाइड है, ठीक है। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर हायर वाटर इनसाइड था, लेकिन ये हायर वाटर आउटसाइड है। एज अ रिज़ल्ट वाटर मूव इनसाइड द सेल, ठीक है। हाइपरटोनिक में वाटर मूव्स outside the cell, but in hypotonic environment water moves inside the cell. As a result सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा और फिर ये आपके पास सेल के ब्रस्ट होने का भी खतरा होता है।
ठीक है, सेल टर्जिड हो जाता है और एज ए रिजल्ट जैसे वाटर मूव करता जाएगा, जैसे एक उबारा है, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फिल कर देंगे, गैस फिल कर देंगे, ठीक है, तो वो फटने का ख़तरा होता है। इसी तरह जब आप उसके अंदर फिल करते जाएंगे, वाटर फिल होता रहेगा, वाटर मूव करता जाएगा, तो सेल ब्रस्ट हो जाएगा। एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की दोबारा कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको पिछली डायग्राम में पिछले वर्ड्स में कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर कंसनट्रेटेड देन इनसाइड द सेल। वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस काजिंग इट टू शेक। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी डायग्राम है आपके पास वो है आइसोटोनिक सोल्यूशन। The solution inside the cell has the same concentration as the outside the cell and water will move in and out of the cell at an equal rate. ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली जो आपके पास डायग्राम है दैट इज़ हाइपोटोनिक। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी गई यहाँ पे। द सोल्यूशन आउटसाइड ऑफ द सेल हैज़ लोअर कंसनट्रेशन देन इनसाइड द सेल। वाटर विल मूव इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस सम टाइम काजिंग इट टू ब्रस्ट। ठीक है, इज़ इट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है टॉपिक प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस। उसमें सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट्स आते हैं। ड्यूरिंग द क्लास मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। अब हाइड्रोफाइट्स नाम से ही ज़ाहिर है ऐसे प्लांट्स जो कि जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इनको वाटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। The presence of little or no mechanical strengthening tissues in the stem and leaf petioles. They are normally supported by water all around them and so have no need of mechanical strengthening. ठीक है, अगर इनके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथिंग टिश्यूज़ नहीं मौजूद होते, ठीक है, तो इनको कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? वाटर, क्योंकि ये हैं ही क्या? हाइड्रोफाइट्स। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, लैक द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर एग्जांपल क्यूटिकल रिक्वायर्ड बाय लैंड प्लांट टू लिमिट वाटर लॉस। क्यूटिकल का क्या फ़ायदा होता है कि ये प्लांट के अंदर वाटर लॉस को मिनिमम करती है, कम से कम करती है। जब वाटर की शॉर्टेज होती है तो क्यूटिकल हेल्पफुल होती है वाटर लॉस को बचाने। क्यों? कि इन प्लांट्स के पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इनकी क्यूटिकल मौजूद नहीं होती। Have very specialized leaf shapes, often highly dissected or divided, creates a very large surface area for absorption and photosynthesis. एज यू नो बच्चों कि इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इनके लीफ की शेप भी स्पेशलाइज्ड होती है। इनके स्टोमेटा अपर सरफेस पे मौजूद होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेशन का प्रोसेस हो, ताकि ये वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस करें और अपनी जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको एक टॉलरेबल रेंज के अंदर रखें। रूट्स आर रिड्यूस्ड एंड मेन फंक्शन इज़ एंकरिंग। इनकी रूट्स रिड्यूस होती हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो एंकर करके रखना होता है प्लांट्स को। एयर फील्ड कैविटीज ऑफन एक्सटेंड थ्रू आउट द लीव्स एंड स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स प्रोवाइडिंग एन इंटरनल एटमोसफेयर। ठीक है, यहाँ इनके पास जो आपके पास फिफ्थ पॉइंट है, जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनके पास एयर फील्ड कैविटीज होती हैं। नेक्स्ट वन इज मीजोफाइट्स। अब मीजोफाइट्स क्या हैं? जैसे बच्चों हम लोगों ने 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इसी तरह विद इन अ प्लांट्स भी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोफाइट्स को, उसके बाद अब हम देखेंगे मीजोफाइट्स को। मीजोफाइट्स रिक्वायर्ड एन एनवायरनमेंट दैट इज नाइदर टू वेट नॉर टू ड्राई। ऐसा इन्वायरमेंट जो ना तो ज़्यादा वेट कंडीशंस में होते हैं ना ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं कि ये मीजोफाइट्स। ठीक, इनके पास टोमेटा मौजूद होते हैं। जब इनके पास पानी की पानी इनके पास जब ज़्यादा होता है तो ये वाटर का लॉस कर देते हैं, और जब इनके पास पानी कम होता है तो ये वाटर का लॉस मिनिमम कर देते हैं। ठीक है, विंटर में डेफिनेटली अंडर स्ट्रेस कंडीशन में चले जाते हैं मीजोफाइट्स, तो ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं।
ठीक है। और इनके जो सीड्स होते हैं वो डॉर्मेंट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड इनके सीड जो हैं वो ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है ज़ीरोफाइट्स। वाटर कैन बी लॉस्ट बाय ट्रांसपायरेशन थ्रू द क्यूटिकल, हाउएवर थिक वैक्सी क्यूटिकल हेल्प टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। जिस तरह हाइड्रोफाइट्स के पास क्यूटिकल मौजूद नहीं होती थी, इसी तरह जो आपके पास ज़ीरोफाइट्स हैं उसके इन्वर्स में इनके पास थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है। वाई? बिकॉज इन्होंने अपना वाटर लॉस मिनिमाइज़ करना होता है। हैं ही ज़ीरोफाइट ड्राई कंडीशन में मौजूद होते हैं, तो अगर ये अपने वाटर का लॉस ज़्यादा कर देते हैं तो ये क्या करेंगे, इनको वाटर की शॉर्टेज फेस करना पड़ जाएगी। इस वजह से ये वैक्सी क्यूटिकल जो है इनके वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करती है। उसके बाद स्टोमेटा इनके अपर सरफेस पे नहीं मौजूद होते, सकन स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर पिट्स हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। और हम इनके स्टोमेटा को रिड्यूस स्टोमेटा भी कहते हैं, ठीक है। क्यों रिड्यूस स्टोमेटा इनके होते हैं? क्योंकि वाटर लॉस को कम, अब जैसे देखें हम अगर हाइड्रोफाइट्स के उनके स्टोमेटा रिड्यूस्ड नहीं है, कम नहीं है उनके स्टोमेटा, क्यों रिड्यूस नहीं है? क्यों? क्योंकि उन्होंने वाटर का लॉस मिनिमाइज़ नहीं करना होता, बल्कि उन्होंने एवेपोरेशन का ज़्यादा प्रोसेस करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं बिटवीन द लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। सबमर्ज्ड लीव्स होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं, एरियल पार्ट्स पे मौजूद होते हैं और लूब्ड होते हैं। जबकि ज़ीरोफाइट्स के लीव्स थिन होते हैं, रिजिड होते हैं, फ्लशी और लेदरी होते हैं। और लास्ट वन आपके पास हेलोफाइट्स के होते हैं, थिक लीव्स होते हैं, ठीक है, और इनके जो सरफेसेस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। थैंक यू सो मच।